दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मीट। इजराइल और फलस्तीन के मामले में हालात अब बदल रहे हैं और दुनिया के सोचने का नजरिया अब बदल रहा है, क्योंकि अब वो देश भी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फलस्तीन के सपोर्ट में आ गए हैं जो एक दूसरे का नाम सुनना तो पसंद नहीं करते थे, देखना तो बिल्कुल दूर की बात है। और खासतौर से उन देशों को एक करने का जिम्मा उन देशों का है जो अमेरिका के सबसे बागी मुल्क कहे जाते हैं, अमेरिका के खिलाफ बिल्कुल आंखें तरेरे रहते हैं। खासतौर से हम जिक्र कर रहे हैं चीन की। चीन ने कई महीने पहले यह काम कर दिया कि उसने सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो तल्ख रिश्ते थे उसको कम कर दिया और दोनों को एक कर दिया। लेकिन अब इजराइल की वजह से फलस्तीन के लिए दोनों ही देश यानी ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के करीब आ गए हैं और काफी लंबी बातचीत हुई है फोन पर दोनों देशों के जरिए। और जो बातचीत हुई है उसका क्या अंजाम होगा इसको सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इतना याद रखिए कि दुनिया वैसी नहीं है जिससे अमेरिका समझ रहा है। ये दुनिया 1967 वाली नहीं है जब 6 दिन तक चले अरब और इजराइल जंग में अरबों को बुरी तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ये वो दौर है जब 1967 को कोई याद नहीं करना चाहता। ये वो दौर है जिसने 2006 में एक छोटे से संगठन, लेबनान के छोटे से हथियारबंद संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के दांत खट्टे कर दिए थे और इजराइल को अपने कदम पीछे हटाने पड़े, या फिर यूं कहिए कि दुम दबाकर उसे पीछे हटना पड़ा, इजराइल को पीछे हटना पड़ा। और अब ऐसे ही हालात बन रहे हैं इजराइल को लेकर के। हिजबुल्लाह ने भी कह दिया है कि अगर अमेरिका का जंगी बेड़ा जो अब मेडिटेरियन सी में आ चुका है, यानी मध्य पूर्व सागर में, भूमध्य सागर में जो आ चुका है, अगर वो इस मामले में कूदता है, अमेरिका अगर जमीन की लड़ाई लड़ता है इजराइल के लिए, तो वो उसके लिए काफी घातक साबित होगा। इजराइल के लिए भी ये जंग बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि इजराइल के भी जानकार, इजराइल में जो मौजूद वहां की मीडिया है, वो भी इस जंग के लिए नेतन्याहू की आलोचना कर रही है कि वो एक देश को, इजराइल को कहीं और धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हालात बदले तो याद रखिए, इजराइल के साथ अगर अमेरिका है तो चीन, ईरान, रूस, ये सब भी एक साथ हैं। अगर ये लोग भी अगर साथ आते हैं तो अमेरिका का एक सबसे बड़ा दुश्मन है जिससे 36 का आंकड़ा है, और उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। किम जोंग उन का नॉर्थ कोरिया, जो हथियारों के दम पर अक्सर कुछ ना कुछ परीक्षण करता रहता है, टेस्टिंग करता रहता है, और आज तक उसका एक रूआ भी नहीं हिला सका है अमेरिका। चीन तो अमेरिका का नाम सुनते ही बिदकने लगता है, भड़कने लगता है। अमेरिका के साथ भी चीन के अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लंबे समय से ट्रेड वॉर चल रहे हैं, और ये ट्रेड वॉर ट्रंप के जमाने से चल रहे हैं और उसी को जारी रखे हुए हैं बाइडेन। और बाइडेन ने जिस तरीके से इजराइल का साथ दिया है, इजराइल की हर पाप में खुद को भागीदार बना दिया है, वो उनके लिए भी महंगा साबित हो सकता है। दुनिया का इतना बड़ा ताकतवर देश जो ह्यूमन राइट की बात करता है, मानवता की बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, वो जिस तरीके से इजराइल के लिए अंधा हो चुका है, इजराइल के लिए खुद को कुर्बान होने के लिए तैयार बैठा है। ये नहीं भूलना चाहिए कि फलस्तीन की आड़ में कई देश एक दूसरे के साथ आ रहे हैं जो पहले एक दूसरे के साथ नहीं थे, और उनके साथ ना होने के पीछे भी अमेरिका ही है, क्योंकि अमेरिका ने उनको खेमों बांट रखा था, एक सपोर्टिंग में और एक विरोध में। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान एक साथ आ रहे हैं तो इसके मायने बहुत बड़े हैं। आप ये मत भूलिए कि ओपेक प्लस कंट्री में रूस भी शामिल है, और रूस और सऊदी अरेबिया जिस तरीके से पूरी दुनिया में तेल की कीमतों को कंट्रोल कर रहे हैं, उससे अमेरिका सऊदी अरब से काफी परेशान था। कई बार जो बाइडेन भी अमेरिका से जाकर के दौरा लगा चुके हैं सऊदी अरब में, मान मनोवल की कोशिशें भी कर चुके हैं, लेकिन सऊदी अरब नहीं माना तो नहीं माना। इसके साथ ही आप ये मत भूलिए कि अगर अमेरिका इस तरह से इजराइल के साथ खड़ा रहा, ब्रिटेन खड़ा रहा, नेटो खड़ा रहा, तो रूस भी अमेरिका को लाल आंखें दिखाने का मौका काफी लंबे समय से इंतजार में कर रहा है, काफी लंबे समय से तलाश रहा है, और वो मौका अब मिल जाएगा। बहाना भले ही इजराइल हो, इजराइल के विरोध में हो, सीरिया पे जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया, वहां के 2 एयरपोर्ट को जिस तरीके से उसने नुकसान पहुंचाया इजराइल ने, इसके बाद रूस का जो बयान है वो काबिल गौर है। रूस ने भी कह दिया कि कुछ भी हो, इजराइल ने जो काम सीरिया पे किया, सीरिया पे हमला नहीं करना चाहिए था। और नहीं करना चाहिए था का मतलब क्या? इजराइल के अधिकारियों पर हमला होता है चीन में, और चीन इजराइल की पहले ही आलोचना कर चुका है, रूस पहले ही आलोचना कर चुका है, नॉर्थ कोरिया भी पहले ही इजराइल के खिलाफ अपना रुख जाहिर कर चुका है, सऊदी अरब भी इजराइल के खिलाफ रुख जाहिर कर चुका है, लेकिन वो उस तरह से नहीं आलोचना कर रहा था जैसा अब धीरे धीरे हालात बनने लगे हैं, क्योंकि गजा में जो मौतों की संख्या है वो बढ़ रही है। 23 लाख फलस्तीनियों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है, और जिस तरीके से उन पर लगातार ये बमबारी हमले हो रहे हैं, बच्चों की लाशें देखने को मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं से पूरे मिडिल ईस्ट को
बिल्कुल हंगामे में तब्दील करने वाला है और कहीं ना कहीं ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की अलामत है। और अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो रूस, चाइना, ये सब एक होंगे। ईरान एक होगा, लेबनान एक होगा, जो लेबनान अभी तक भी सामने दिख रहा है कि वो इजराइल के सामने सीना तान के खड़ा है। लेबनान का एक पॉलिटिकल विंग है हिजबुल्लाह, उसका जो चीफ है हसन नसरुल्लाह, वो शुरू से ही इजराइल के मामले में अपना रुख वाजे कर चुका है। अमेरिका को वो आंखें दिखाता है, इजराइल को वो देख करके अपने गुस्से का इजहार करता रहता है और कोई ऐसा मौका नहीं मिलता जब उसने इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर न किया हो। कई मौके पर यह देखा गया, 2006 में यह मौका उस समय देखा गया जब इजराइल जमीनी स्तर पर लड़ने के लिए लेबनान में घुसा और जब घुसा तो उसे वापस नाकामी का सामना करते हुए पीछे हटना पड़ा। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दौर नहीं है जब 1967 का दौर था। और वैसे भी इजराइल कभी अकेला नहीं रहा है, इजराइल के कंधे पर हाथ रखने वाले बहुत से देश हैं। अकेला को बस कहा जाता है भौकाल बनाने के लिए, लेकिन इजराइल कभी भी अकेला नहीं था। इजराइल एक कंधा है, पश्चिमी देशों का एक वो कंधा है जिस पर बंदूक रख के वो पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना चाहते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, अरब को कंट्रोल करना चाहते हैं, पूरे के पूरे मुस्लिम देशों को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन हालात बदल रहे हैं। रशिया और अमेरिका के बीच में आज से वॉर नहीं है, वर्षों पुरानी, और दोनों के बीच की अदावत दुनिया के सामने रही, कभी छुपी नहीं रही है। यूक्रेन के मामले में जिस तरीके से पश्चिमी देश, खासतौर से नेटो और अमेरिका एलाई, वो रूस के खिलाफ हथियार बांटते देखे गए और रूस के खिलाफ वो खुल करके यूक्रेन के सपोर्ट में आए, उसने भी रूस को मजबूर कर दिया है कि वो इस जंग में कूदे, क्योंकि वो जानता है कि वो इजराइल से नहीं लड़ेगा बल्कि अमेरिका से लड़ेगा। अमेरिका सोच रहा था अब तक कि यूक्रेन में के जरिए वो रूस के हथियारों को लड़ करके खत्म कर देगा, लेकिन पश्चिमी देशों के हथियार खत्म होने लगे, उनके देशों के हालात खराब हो गए, बिजनेस कारोबार डमाडोल हो गए, लेकिन रूस पर कोई असर नहीं हुआ। रूस के पास बहुत हथियार है और चीन ने तो अभी अपने हथियारों का जखीरा खोला ही नहीं है, क्योंकि चीन कोई जंग में नहीं कूद रहा। लेकिन अगर वो कूदेगा तो जाहिर है वो अमेरिका के दांत खट्टे कर देगा और पश्चिमी देशों के दांत भी खट्टे कर देगा। और चीन अगर सामने आएगा तो ईरान के लिए आएगा, सऊदी अरब के लिए सामने आएगा, रूस के लिए सामने आएगा, नॉर्थ कोरिया भी सामने आएगा, और वो देश भी सामने आएंगे जो अब तक सामने नहीं आए। ये वॉर हिंदू, मुसलमान और ईसाई यहूदी के ज़हनियत से बहुत दूर की बात है। ये वॉर तो बस धर्म एक बहाना है, मेन है कि कैसे दुनिया में अपना वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया जाए, एक नई स्ट्रेटजी कायम की जाए। और अमेरिका की बादशाहत अब धीरे धीरे खतरे में आने लगी है। अमेरिका अपने बादशाहत को बचाना चाहता है, इजराइल तो बस एक बहाना है, एक कंधा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया। तो ये आप एक चीज को गौर कर लीजिए, भारत की जो पॉलिसी रही है वो हमेशा ही फलस्तीन के सपोर्ट में रही है। और इजराइल पर हमला होने के बाद जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत एक रिएक्शन दे दिया और इजराइल के लिए समर्थन दिखा दिया, उसने कहीं ना कहीं भारत की सरकार के शाख को बट्टा लगाया। क्योंकि जब भारत सरकार की तरफ से अलग बयान जारी आया, कई दिनों तक लेट इंतजार के बाद जब बयान जारी हुआ विदेश मंत्रालय की तरफ से, तो यही हुआ कि हम तो फलस्तीन के साथ हैं, और ये हैं नहीं बल्कि थे, हैं और रहेंगे। जाहिर कर दिया कि हम फलस्तीन के हितों के लिए, फलस्तीनियों के हक में खड़े हैं। उसने हमास का सपोर्ट नहीं किया, उसने फलस्तीन का सपोर्ट किया। और याद रखिए, फलस्तीन का मतलब हमास नहीं है, हमास का मतलब फलस्तीन नहीं है, और यहूदी का मतलब इजराइल भी नहीं है। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए। फलस्तीन में मुसलमान भी हैं, फलस्तीन में ईसाई भी हैं, और याद से नहीं, दशकों पहले से रहते आए हैं, सैकड़ों साल से वहां पे ख्याली पुलाव बनाकर, लंबे चौड़े इतिहास दिखाकर जो लोग पूरे के पूरे फलस्तीन की जमीनों को हड़पना चाहते हैं, उन्हें खुद के इतिहास को भी देखना चाहिए कि उनका इतिहास कितना काला है। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, वो इजराइल के लिए खुद को लुटा देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। आने वाले दिन ये बता रहे हैं कि आसार अच्छी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग है, हमारे मोदी जी कैलाश दर्शन के लिए जाते हैं। कैलाश दर्शन, कैलाश पर्वत उनके सामने होती है, लेकिन उनको मालूम है कि कैलाश पर्वत अब भारत का हिस्सा नहीं है। किसी जमाने में रहा होगा, था किसी जमाने में, लेकिन वो चीन के हिस्से में है। हजारों किलोमीटर की जमीन चीन कब्जा करता जा रहा है, और मोदी जी टुकुर टुकुर कैलाश दर्शन कर रहे हैं। उनको मालूम है कि वो अपने हिस्से पर पांव रखने तो दूर की बात है, वहां पहुंचने की सोच भी नहीं सकते। और यही काम इजराइल कर रहा है फलस्तीनियों के साथ। फलस्तीन के रूप में भारत खड़ा है, अपनी जमीनों को नहीं समझ पा रहा है, अपनी जमीनों को नहीं बचा पा रहा है। और यह नाकामी है हमारे 56 इंची प्रधानमंत्री की, जो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का दावा तो कर सकते हैं, लेकिन बाद में उन्हीं के
देश की तरफ से जब बयान आता है तो सबको हैरान करता है कि वाकई भारत सरकार नरेंद्र मोदी से अलग कैसे हो गया। फिलहाल क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हालात बदल रहे हैं, इस बारे में भी आप जरूर बताएं, अपनी राय व्यक्त करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।